हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल वीसी क्लास सीजन में आपका स्वागत है। मैं शिवाजी यादव आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम आज इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही शानदार क्वेश्चन फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो आप जो है कि हमारी वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आज हम फिजिक्स से संबंधित पढ़ने वाले हैं वह जो है कि सभी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं दोस्तों, जो कि आगामी परीक्षा एसएससी, जीडी और यूपी पुलिस या एमटीएस के लिए बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन हैं दोस्तों। तो आप हमारे जो है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ आप बेल आइकन को प्रेस करके और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए हम बिना देर किए दोस्तों चलते हैं, देखते हैं कि आज जो फिजिक्स के क्वेश्चन हैं वह कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछ रहा है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। ऑप्शन ए पारसेक, ऑप्शन बी प्रकाश वर्ष, ऑप्शन सी धारा, ऑप्शन डी एम्पियर। तो दोस्तों, आप जो है कि अगर हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप जो है कि साथ साथ एक पेन और कापी साथ में लेकर के बैठें। आप देखें कि 31 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन का सही सही आंसर दे पा रहे हैं। तो चलिए हम चलते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, हमसे पूछ रहा है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होगी। तो देखिए, दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई होती है दोस्तों, वह होती है पारसेक। ठीक है, तो दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई होती है वह क्या होती है, तो पारसेक होती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए है आपका 0.2642 गैलन, ऑप्शन बी 0.1642 गैलन, ऑप्शन सी 0.2442 गैलन, ऑप्शन डी 0.2341 तो दोस्तों, आप बताएंगे कि 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों, जो कि 0.2642 गैलन होता है। ठीक है, तो दोस्तों 1 लीटर इतना गैलन के बराबर होता है, तो 0.2642 गैलन के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछ रहा है दोस्तों कि लॉगरिथम के आविष्कारक हैं। तो देखते हैं कि लॉगरिथम के आविष्कारक कौन है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका रिचर्ड डे, ऑप्शन नंबर बी है वाल्टर, ऑप्शन नंबर सी है जॉन नेपियर, ऑप्शन नंबर डी बांडसा। तो दोस्तों, जो लॉगरिथम के आविष्कारक हैं वह कौन हैं। तो लॉगरिथम के जो आविष्कारक हैं वह हैं जॉन नेपियर। ठीक है, तो कौन है दोस्तों, तो जॉन नेपियर हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने आ चुका है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। ऑप्शन नंबर ए एडिसन, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी मैक्स प्लांक, ऑप्शन नंबर डी कूलम्ब। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मैक्स प्लांक। क्या हो जाएगा, तो मैक्स प्लांक हो जाएगा। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो मैक्स प्लांक क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछ रहा है कि वायुमंडल की आर्द्रता को मापने आर्द्रता को किससे मापा जाता है। तो पहला आपका ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है आपका हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोफोन, ऑप्शन नंबर डी मेगाफोन।
तो दोस्तों आप बताएंगे कि वायुमंडल की आर्द्रता को किससे मापा जाता है। तो वायुमंडल की आर्द्रता को मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। किससे मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछ रहा है कि पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए कक्षा की त्रिज्या पर, ऑप्शन नंबर बी उपग्रह के द्रव्यमान पर, ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी के उपग्रह को दिए गए पृथ्वी से उपग्रह को दिए वेग पर, ऑप्शन नंबर डी सूर्य से उसकी दूरी पर। तो दोस्तों हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वह होगा कक्षा की त्रिज्या पर। तो पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग किस पर निर्भर करता है? तो कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों हमसे बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है। तो क्वेश्चन में नंबर 7 में हमसे पूछ रहा है कि घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा है। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए गतिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी दाब ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है या कौन सी ऊर्जा संचित होती है? तो वह होती है स्थितिज ऊर्जा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी स्थितिज ऊर्जा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने आ चुका है स्क्रीन पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछ रहा है यदि किसी पिंड के संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए 50% बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 50% घट जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 125% बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 125% घट जाएगा। तो दोस्तों हमसे पूछा है कि यदि किसी पिंड का संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान होगा। तो दोस्तों हमारा जो आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 125% बढ़ जाएगा। यदि किसी पिंड का संवेग अगर आप 50% अगर बढ़ा देते हैं तो गतिज ऊर्जा का जो मान है वह क्या होगा? तो 125% बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा हुआ है कि अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न होती हैं। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए सभी माध्यम में, ऑप्शन नंबर बी ठोस में, ऑप्शन नंबर सी द्रव में, ऑप्शन नंबर डी गैस में। तो देखिए दोस्तों जो अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं वह कहाँ से उत्पन्न होती हैं? तो वह इन सभी में उत्पन्न होती हैं। ठोस में भी होती हैं, द्रव में भी होती हैं और गैस में भी होती हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा सभी माध्यम में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए पानी, ऑप्शन नंबर बी लोहा, ऑप्शन नंबर सी हवा, ऑप्शन नंबर डी पारा। तो दोस्तों किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती? तो वह उत्पन्न नहीं हो सकती हैं तो वह जो है कि हवा में उत्पन्न नहीं हो सकती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे पूछा हुआ है कि प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है।
ऑप्शन नंबर ए प्रत्यास्थता गुणांक, ऑप्शन नंबर बी गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ऑप्शन नंबर सी जड़त्व आघूर्ण, ऑप्शन नंबर डी प्लांक का नियतांक। तो प्रतिबल और विकृति का जो अनुपात होता है दोस्तों, वह क्या होता है? तो वह होता है प्रत्यास्थता गुणांक। क्या होता है? तो प्रत्यास्थता गुणांक होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों हमसे पूछ रहा है कि पनडुब्बी आधारित है। तो चलिए हम देखते हैं कि पनडुब्बी आधारित है तो किस पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए न्यूटन के प्रथम गति नियम पर, ऑप्शन नंबर बी आर्कमिडीज के सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर सी पास्कल के नियम पर, ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। तो दोस्तों हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ कि पनडुब्बी आधारित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्कमिडीज के सिद्धांत पर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछ रहा है कि समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है क्योंकि। तो ऑप्शन नंबर ए समुद्र गहरा होता है, ऑप्शन नंबर बी समुद्र काफ़ी दूर तक फैला रहता है, ऑप्शन नंबर सी समुद्र में ज्वार भाटा आता है, ऑप्शन नंबर डी में हमसे पूछ रहा है, कह रहा है कि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है क्योंकि समुद्र के जो जल होते हैं या समुद्र का जो जल होता है उसका जो घनत्व होता है वह नदी के पानी के घनत्व की अपेक्षा क्या होता है? तो अधिक होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछ रहा है कि तरंग अपश्रव्य कही जाती हैं जब उसकी आवृत्ति हो। तो चलिए हम देखते हैं कि तरंग अपश्रव्य तरंग कब कहलाती हैं, उनकी आवृत्ति कितना होती है तब। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, ऑप्शन नंबर बी 20 हर्ट्ज से अधिक, ऑप्शन नंबर सी 20,000 हर्ट्ज से अधिक, ऑप्शन नंबर डी 20 हर्ट्ज से कम। ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम। दोस्तों यहाँ ऑप्शन नंबर डी में जो है कि टाइपिंग मिसप्रिंट है, इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे। यह 20 हर्ट्ज से कम लिखा गया है। तो दोस्तों हमसे पूछा गया है कि तरंग अपश्रव्य कहलाती हैं जब उसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से क्या होती है? तो कम होती है। तो उसे हम क्या नाम जान देते हैं? तो जो है कि अपश्रव्य तरंग का नाम देते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों हमारा हमसे पूछ रहा है यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग होगा। चलिए हम देखते हैं कि यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आधा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन नंबर डी 4 गुना हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि के वेग का जो मान होगा वह कितना हो जाएगा? तो वह भी आधा हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दोस्तों हमसे पूछ रहा है
कि ध्वनि तरंगे हैं, हमसे पूछ रहा है कि ध्वनि तरंगे हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि ध्वनि तरंगे क्या होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अनुदैर्ध्य, ऑप्शन नंबर बी अनुप्रस्थ, ऑप्शन नंबर सी विद्युत चुंबकी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि ध्वनि तरंगे क्या होती हैं या कौन सी होती हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्या होगा तो अनुदैर्ध्य तरंग होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे सामने आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमसे पूछ रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। ऑप्शन नंबर ए आधी, ऑप्शन नंबर बी 2 गुनी, ऑप्शन नंबर सी 3 गुनी, ऑप्शन नंबर डी चौथाई। चौथाई का मतलब होता है दोस्तों 1/4 या पूरी दूरी का 1/4 भाग। तो चलिए हमसे पूछा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो दोस्तों यह होती है आधी। क्या होती है तो आधी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों हमारे सामने आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे पूछ रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है दोस्तों वह कैसा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में हमसे कह रहा है वास्तविक सीधा, ऑप्शन नंबर बी वास्तविक उल्टा, ऑप्शन नंबर सी काल्पनिक सीधा, ऑप्शन नंबर डी काल्पनिक उल्टा। तो दोस्तों जो हमारा उत्तल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वह कैसा होता है। तो वह होता है काल्पनिक सीधा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जो कि बार बार परीक्षाओं में हमसे पूछ देता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे पूछ रहा है कि प्रकाश तरंग उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए ध्वनि तरंग, ऑप्शन नंबर बी विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी परावैगनी तरंग का, ऑप्शन नंबर सी डी कोई नहीं। तो दोस्तों हमसे पूछ रहा है कि प्रकाश तरंग उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है। तो यह है दोस्तों विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे पूछ रहा है कि फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस होता है। ऑप्शन नंबर ए अवतल, ऑप्शन नंबर बी उत्तल, ऑप्शन नंबर सी उभयोत्तल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारे जो कि क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर होगा वह क्या होगा। तो दोस्तों जो हमारे फोटोग्राफिक कैमरे का जो अभिदृश्यक जो लेंस होता है वह कैसा होता है। तो वह होता है उत्तल लेंस। ठीक है, कैसा होता है तो उत्तल लेंस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे पूछा है थोरियम के नाभि को बदला जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि किस में बदला जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका यूरेनियम में, ऑप्शन नंबर बी प्लूटोनियम में, ऑप्शन नंबर सी आपका है पोलोनियम में, ऑप्शन नंबर डी है रेडियम में। तो थोरियम के नाभि को बदला जा सकता है दोस्तों। तो किस में बदला जा सकता है। तो इसे बदला जा सकता है आपके प्लूटोनियम में। ठीक है, किस में बदला जा सकता है तो प्लूटोनियम में बदला जा सकता है।
तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे पूछ रहा है कि फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए। चलिए हम देखते हैं कि फ्यूज के पदार्थ का क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है आपका उच्च प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर बी है आपका निम्न गलनांक, ऑप्शन नंबर सी उच्च नम्यता, ऑप्शन नंबर डी उच्च गलनांक। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जो फ्यूज होता है वह जो है कि क्या किया जाता है, तो उसे निम्न गलनांक बनाया जाता है। ठीक है, तो फ्यूज के पदार्थ का होना कैसा होना चाहिए, तो निम्न गलनांक होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है हमसे कि निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है। ऑप्शन नंबर ए है आपका एक्स किरण, ऑप्शन नंबर बी है आपका परावैगनी किरण, ऑप्शन नंबर सी है गामा किरण, ऑप्शन नंबर डी है आपका जो है कि अवरक्त किरण। तो निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है, तो हमारा दोस्तों आंसर बन जाएगा अवरक्त किरण। क्या बन जाएगा, तो अवरक्त किरण बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे पूछ रहा है कि ऊर्जा का क्षय कम होता है। तो देखते हैं कि ऊर्जा का क्षय किसमें जो है कि कम होता है। तो आगे है आपका ऑप्शन नंबर ए दिष्ट धारा में, ऑप्शन नंबर बी है प्रत्यावर्ती धारा में, ऑप्शन नंबर सी दोनों प्रकार की धारा में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए हम देखते हैं कि ऊर्जा का क्षय कम कहाँ होता है या क्षय कब जो है कि कम होता है। तो दोस्तों यह होता है ऊर्जा का जो क्षय है वह कहाँ कम होता है, तो दृष्ट धारा में होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 में दोस्तों हमसे पूछ रहा है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन नंबर बी चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन नंबर सी स्वप्रेरण, ऑप्शन नंबर डी अन्योन्य प्रेरण। तो दोस्तों जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वह चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 दोस्तों हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 26 में हमसे पूछ रहा है कि घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए श्रेणी क्रम, ऑप्शन नंबर बी आपका है समानांतर क्रम, ऑप्शन नंबर सी मिश्रित क्रम, ऑप्शन नंबर डी कोई निश्चित नहीं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं घरेलू प्रकाश के लिए जो प्रयुक्त लैंप होते हैं वह किस क्रम में जोड़े जाते हैं। तो दोस्तों जो घरेलू प्रकाश के लिए जो प्रयुक्त लैंप होते हैं उन्हें हम किस जो है कि क्रम में जोड़ते हैं, तो उसे हम जोड़ते हैं जो कि समानांतर श्रेणी क्रम में क्या करते हैं, तो जोड़ते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 दोस्तों हमारे सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 27 में हमसे पूछ रहा है कि ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है। ऑप्शन नंबर ए है आपका चालन, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा संवहन, ऑप्शन नंबर सी विकिरण, ऑप्शन नंबर डी
इनमें से कोई नहीं। तो चलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? तो वह विकिरण से जो है कि तीव्र गति से क्या होती है? तो स्थानांतरित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 दोस्तों हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 28 में हमसे पूछ रहा है कि न्यूनतम संभवतः ताप है। कहने का मतलब है कि न्यूनतम का मतलब कम से कम संभवतः ताप है। तो चलिए हम देखते हैं कि न्यूनतम जो ताप होता है वह कितना होता है। तो हमसे पहला ऑप्शन में बोल रहा है -273 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी -0 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी -300 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर डी 1 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों देखिए जो न्यूनतम संभवतः जो ताप होता है वह कितना होता है? तो वह होता है 2-273 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में हमसे पूछ रहा है यदि वायुमंडल ना होती तो दिन की अवधि होती। तो चलिए हम देखते हैं कि यदि वायुमंडल नहीं होता तो दिन की अवधि कैसी होती। तो चलिए हमसे बोल रहा है ऑप्शन नंबर ए में कम, ऑप्शन नंबर बी ज़्यादा, ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित, ऑप्शन नंबर डी आधी। तो दोस्तों देखिए जो जब हमसे पूछा है कि यदि वायुमंडल न होती तो दिन कैसा होता, तो यह जो होता दोस्तों वह क्या होता? तो कम होता। क्या होता? कम होता। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 में हमसे पूछा है दोस्तों कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। ठीक है, यह क्वेश्चन दोस्तों आप जानते हैं कि बहुत बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है। तो सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य का दिखाई देने वाला जो भाग होता है वह उसे क्या हम कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका वर्णमंडल, ऑप्शन नंबर बी कोरोना, ऑप्शन नंबर सी प्रभात मंडल, ऑप्शन नंबर डी कोई भाग नहीं। तो दोस्तों सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य का भाग जो हमें दिखाई देता है वह कौन सा भाग दिखाई देता है? तो वह भाग दिखाई देता है कोरोना, जिसे हम क्या बोलते हैं? तो किरीट या कोरोना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो किरीट। ठीक है, क्या बोलते हैं? तो किरीट या कोरोना बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 जो कि हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश वायु से कांच में जाए, ऑप्शन नंबर बी वायु से जल में जाए, ऑप्शन नंबर सी कांच से वायु में जाए, ऑप्शन नंबर डी जल से वायु में जाए। ठीक है, तो दोस्तों सूर्य का प्रकाश का आंतरिक परावर्तन मतलब अपने आप में लौट जाना, यह प्रक्रिया कब हो सकती है? तो यह प्रक्रिया होती है दोस्तों आपका जब कांच से वायु में प्रकाश जाता है। ठीक है, तो दोस्तों बिल्कुल आज की इस वीडियो में आपके लिए मैं बस इतना ही सेवा लेकर के आया था। तो दोस्तों आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ साथ अगर आप हमारे बेल आइकन को प्रेस नहीं किए हैं तो आप बेल आइकन को प्रेस करके हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों आप हमारे चैनल के माध्यम से अगर तैयारी करना चाहते हैं और आप SD यादव की अगर मैथ पढ़ना चाहते हैं बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों, जो कि हर चैप्टर का एक एक उदाहरण और हर टाइप का एक एक क्वेश्चन अगर पढ़ना चाहते हैं और परीक्षा की बहुत ही शानदार तरीके से आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ साथ अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी जो है कि हमारी वीडियो का लाभ उठा सकें और किसी भी आगामी परीक्षा में सफलता
प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर चलते हैं दोस्तों, अगली वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक आप हमारी बाकी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के आप जो है कि देख सकते हैं। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस जो भी आप देखना चाहें सभी के माध्यम से मिलता रहेगा। तो चलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।